नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरद दुबे और फिर से एक बार आपके समक्ष हाजिर हूं आधुनिक भारत के इतिहास की अगली कड़ी लेकर के, जिसमें हम लगातार आधुनिक भारत के इतिहास को इस स्पेक्ट्रम बुक की सहायता से कवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। इस क्रम में आज हम लोग अध्याय 9 पे हैं, यानी टॉपिक जो आज हमारा है वो अध्याय 9 से संबंधित है, या पार्ट 9 है। अध्याय तो तीसरा ही है और हम लोग इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है तीसरा या चौथा अध्याय होगा जो भी, और कंफर्म ये है कि इकाई सेकंड है। और इकाई सेकंड अगर आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि हम इसको यूरोपियों के आगमन से संदर्भित कर सकते हैं। यूरोपियों के आगमन, उसके बाद हम ब्रिटिश शक्ति के सुदृढ़ीकरण के पार्ट में जाएंगे और तब जा करके हमारा ये यूनिट कंप्लीट होगा। धीरे धीरे करके आप सब लोगों को जो हमारे पूरे टीम के द्वारा किए गए प्रयास हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई के काफ़ी अनुकूल लग रहे हैं। आपके जो रिव्यूज़ आते हैं, जो सजेशंस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, उनको देख करके यही एहसास होता है और हम सुखद हो पाते हैं इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे प्रयास आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और हम आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की कर रहे हैं शुरुआत। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, हमने इकाई 1 कंप्लीट किया है, इकाई 2 कंप्लीट किया है और इकाई 2 में भी धीरे धीरे करके कई सारे जो चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इन चैप्टर्स की कड़ी में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पिछला अध्याय जो 3 हमने कंप्लीट किया है उससे संबंधित, मुख्य परीक्षा से संबंधित 2 प्रश्न हमने आपसे पूछे थे, जो कि यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। एक बार आप फिर से इसको देख सकते हैं। प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा, 2 अध्याय आपको यहाँ पर, 2 चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अब ये जो है पहला प्रश्न है, डुप्ले ने पहली बार भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करके विस्तृत राज्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया तथा इस तकनीकी को बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निपुणता के साथ उपयोग किया। सविस्तार व्याख्या कीजिए। अथवा भारत में क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा पर टिप्पणी कीजिए। इन प्रश्नों के संदर्भ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें उत्तर जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। अब इन प्रश्नों के उत्तर सही हैं या नहीं सही हैं, उनमें क्या कमियां हैं, इसे भी बताना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है और इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। कैसे निभाएंगे अभी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी हैं, ये प्रश्न आज हमने इसलिए दिखा दिया कि जो नए विद्यार्थी हैं वो पिछले अध्यायों का अध्ययन करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। प्रश्नों की संख्या और मेरे पास आए, सभी का एनालिसिस करके मुझे इस सब चीजों को समझाना है। साथ ही साथ ये 2 प्रश्न पूछे थे मैंने पिछले अध्याय से संबंधित, कुछ लोगों के सही जवाब आए हैं, अन्य लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपने प्रश्न का सही जवाब दे सकते हैं। ये दूसरा प्रश्न है। बहरहाल इन प्रश्नों के उत्तर आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, virat.dube@studyiq.com। ये आपका जीमेल जो है यहाँ पर आप भेज सकते हो। इसके अलावा आप PDF बना करके हमें टेलीग्राम में भी भेज सकते हैं। आपके जो आंसर्स होंगे, आपके जो भी उत्तर होंगे वो हमेशा PDF में ही होने चाहिए, ठीक है। PDF के अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट अगर आप भेजोगे तो ओपन नहीं होगा, फिर बाद में आप कहोगे सर हमारा क्वेश्चन आपने लिया नहीं, तो ये एक कारण हो सकता है आपका क्वेश्चन ना लिए जाने का, ठीक है। तो आप यहाँ पर PDF जो है वो जरूर ले लीजिए, PDF जरूर बनाइए। दूसरी बात यह है कि अगर 3 से 4 पेजेस या 2 से 3 पेजेस या मोर देन 1 पेजेस हो रहे हैं, सपोज दैट 3 पेजेस हैं, तो आप तीनों पेजेस को एक साथ कंपाइल करेंगे, अलग अलग कंपाइल नहीं करेंगे। पेज 1, पेज 2, पेज 3 एक साथ कंपाइल होना चाहिए, एक ही PDF में खुलना चाहिए। और कोशिश करिए कि आप PDF कन्वर्ट करते समय जो उसकी फोटो लेते हैं, ठीक है, वो फोटो बिल्कुल सीधी रहे, ये नहीं कि इधर उधर की चीजें। मैं इतना कहने के बावजूद भी तमाम सारे लोगों ने JPG इमेज भेजी हैं और अपने घर के शानदार बेडशीट्स हैं, फर्श है, मेज हैं, उनका बैकग्राउंड बना करके भेजा हुआ है। आपके घर को देखने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, ना ही इससे संबंधित कोई भी ऐसी चीज है। तो इसलिए आप सही से सीधा सीधा फोटो ठीक ढंग से खींचिए। एटलीस्ट इतना तो टेक्नोलॉजी का सही से प्रयोग करिए ही, फोटो खींचना तो आपको आना ही चाहिए और एटलीस्ट उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए PDF में। तो इतना करके आप भेजेंगे तो ही हम आपकी सहायता कर पाएंगे। अलावा इसके आप हमसे सोशल मीडिया में जुड़ सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम से। चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। यूरोपियों का भारत आगमन है और शक्ति के सुदृढ़ीकरण की हम लगातार बात कर रहे हैं और इसमें हम यूरोपियों के आगमन के बारे में जान चुके हैं। भारत में ब्रिटिश विजय के समय में भारत की स्थिति क्या है, इसके ऊपर हमारी लगातार चर्चा चल रही है। और इस चर्चा में पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मुगलों का पतन हुआ, मुगलों का पतन, इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी और धीरे धीरे करके आपको बताया कि कैसे 1707 के बाद में
वन बाय वन डिक्लाइन का दौर चला और अंततः उस पे जो यूरोपियन कंपनी है उनका शासन होना शुरू हो गया। आज इसी क्रम को हम और आगे बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि मुगलों के पतन के दौरान जो भारत है उसमें क्षेत्रीय शक्तियों का उदय किस तरीके से हुआ। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। और ये जो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय की बात हो रही है, स्वाभाविक सी बात है कि 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के बाद से डिक्लाइन होना शुरू हुआ है मुगल्स का, तो इसका मतलब क्षेत्रीय शक्तियां भी इसी समय ही उदित हुई और इसको हम 18th सेंचुरी के अंतर्गत रख सकते हैं। 1707 का मतलब हो गया कि 18वीं शताब्दी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कई जगहों पर, जैसे 18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। कई तरीके से इस टॉपिक का टाइटल दिया जा सकता है, 18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, या फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, या फिर 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के समय क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ऐसे करके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। बेसिकली आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब जब क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बारे में पढ़ते हैं जनाब, तो मुगल शासन का जो पतन है, देखिए मुगल शासन बेसिकली क्या है, सीधे हम टॉपिक पे ही अब आ रहे हैं। इसमें आज हम जिन क्षेत्रीय शक्तियों की बात करने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हैदराबाद और बंगाल की बात होगी। इन दो शक्तियों का उदय किस प्रकार से हुआ है, आज हम बेसिकली इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले। लेकिन केवल ये हैदराबाद और बंगाल ही नहीं है जो मुगलों के पतन के बाद उदय होते हुए दिख रहे हैं। इनकी कहानी अगर हम समझें तो मुगल जो थे उनकी जो शक्ति थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वो केंद्रीकृत थी। तो मुगलों की जो केंद्रीय शक्ति थी वो कैसे काम करती थी? वो काम करती थी, जो शासक बैठता था, जो सम्राट बैठता था, या जो बादशाह बैठता था, उस बादशाह की जो पावर होती थी, शक्ति होती थी, वो शक्ति तमाम सारे कुलीन वर्ग के जो लोग थे, जिसमें तमाम सारे जमींदार, जागीरदार और जो प्रांतीय जो अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, इन सब जिनको हम अमीर कहते थे। तो मुगलों की जो सेंट्रल पावर थी वो इसी तरह काम करती थी कि सेंटर में आपका जो सम्राट रहता था वो था, और उसके उस सम्राट को वो पावर जो है वो डिफरेंट सोर्सेस से मिलती थी, जिसमें तमाम सारे हमने सामंतों और कुलीन वर्ग के लोगों की बात करी है, कुलीनों की बात करी है, या फिर उनको हम सरदार कह सकते हैं। तो इन सब के आपस में समन्वय से इस मुगल शक्ति को चलाया जा रहा था, या मुगल जो साम्राज्य था उसको चलाया जा रहा था। और इसमें शासक के द्वारा परस्पर हितों का बड़ा ध्यान रखा जाता था, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा जाता था। जहां दबाना होता था उन्हें दबाया जाता था, जहां मनाना होता था उन्हें मनाया जाता था। और इस तरीके से मुगल जो साम्राज्य है वो विस्तृत हो रहा था और दक्षिण भारत तक फैल चुका था। जब हम बात करते हैं औरंगजेब की, तो मुगल सम्राट जो हैं वो प्रांतीय जो गवर्नर्स हैं उनको जो है अंत में 1707 के बाद जो है वो उनको ठीक तरीके का संरक्षण नहीं दे पाए। और यही कारण हुआ कि तकरीबन 1724, यानी कि अगर हम शुरुआती 4 भागों में डिवाइड करें तो प्रथम भाग के अंत में ही 18वीं शताब्दी के प्रथम भाग के अंत में ही, यानी 1724 के आसपास ही, दक्षिण भारत में जो पूरा का पूरा प्रदेश जिसको हम दक्कन बोलते हैं, वहां पर निजामुल मुल्क आसफ शाह जो है उसके साथ शुरुआत हो जाती है, या उसके द्वारा शुरुआत हो जाती है मुगलों से सरदारों के पृथक्करण की। सरदारों का मतलब यहां पर मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, इसमें प्रांतीय अधिकारी हैं, जागीरदार हैं, जमींदार हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो ये सब लोग शामिल हैं, सामंत वगैरह हैं। तो दक्कन में निजामुल मुल्क के द्वारा हैदराबाद राज्य की किस प्रकार से स्थापना की गई है, और फिर हैदराबाद को फॉलो करते हुए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब के प्रांतों ने मुगलों के साथ में अपनी पृथकता जो है वो रिप्रेजेंट करी और नए राज्यों के उदय को प्रमोट किया। और फिर अगर हम देखेंगे तो 1740 के आसपास तक जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा पृथक हो जाते हैं, तो 1750 में इधर गुजरात है, सिंध है, 1754 में अवध है, ये सब लोग भी अलग हो जाते हैं। फिर फर्रुखाबाद, रुहेलखंड, मैसूर, मराठा राज्य, जाट, पंजाबी, ये तमाम सारे राज्य हैं जो जिनका जो है धीरे धीरे करके उदय होने लगता है।
तो इनके उदयों की अगर हम बात करें, जो विघटन हो रहा है, जो मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ है, विघटन, इस विघटन में जो राज्य उदित हुए हैं, उदित होने वाले राज्य जो हैं, उदित होने वाले जो राज्य हैं, इन उदित होने वाले राज्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब वो क्या क्या है जो 3 भागों में बांटा जा सकता है, वो क्या क्या है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो 3 भागों में इस तरीके से बांटा सकता है। सबसे पहले उत्तराधिकार वाले राज्य जो है, या उत्तराधिकारी वाले जो राज्य हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनमें 3 राज्य आएंगे। पहला, उत्तराधिकारी वाले राज्य, वो कौन कौन से हैं अगर हम उनकी बात करें तो हमको देखने को मिलेगा, ये होंगे आपके हैदराबाद, हैदराबाद, इसके अलावा आपका बंगाल, और इसके अलावा अवध। इनको उत्तराधिकार वाले राज्य इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये वो राज्य हैं जो मुगल सत्ता के ही रिप्रेजेंटेटिव्स थे अपनी इन जगहों पर, और जब ये पृथक शक्ति के रूप में उदित होते हैं तो बिल्कुल सेपरेट नहीं है। इनको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि हैदराबाद में जो निजाम है वो अपनी योजनाओं के लिए, अपनी नीतियों के लिए, अपने युद्धों के लिए, अपनी संधियों के लिए स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके वो नजराने या कर वगैरह जो है वो केंद्रीय शक्ति को भेज रहा है। यानी लेश मात्र या नाम मात्र के तौर पर अगर देखा जाए तो ये मुगल सल्तनत के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य है। यही हाल अवध का है, यही हाल बंगाल का है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कि अवध का नवाब जो था, या बंगाल का नवाब जो है, जब आपने अभी थोड़ी देर पहले बंगाल के बारे में पिछले सेशंस में सुना था, जब अंग्रेजों का प्रसार होना शुरू किया तो उन्होंने बंगाल पे भी हमला किया और बंगाल में आगे चल करके प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध के समय जो सिराजुद्दौला है, वो सिराजुद्दौला किस बात से परेशान है? इसी बात से परेशान है कि उसके केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत आने वाला जो मुगल है, मुगल शासन जो है, उसने अंग्रेजों को एक फरमान दिया था फ्री ट्रेड का, जिससे बंगाल का जो नवाब है वो परेशान है। इससे यह साबित हो रहा है कि बंगाल के नवाब या बंगाल प्रांत पे अवध जो मुगल हैं उनका फरमान लागू हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बंगाल पे कहीं ना कहीं सर्वोच्च पावर है मुगलों की, लेकिन उसे एक्सेप्ट किया जा रहा हो या ना किया जा रहा है, एक बात की बात है। इसके अलावा दूसरे जो राज्य हैं वो स्वतंत्र राज्य के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी जो आप विभाजन कर सकते हैं उनको स्वतंत्र राज्य कह सकते हैं। स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्यों की अगर हम बात करें, स्वतंत्र राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें आपका मैसूर आ जाएगा, केरल आ जाएगा, राजपूत राज्य जो हैं वो आ जाएंगे, मैसूर, केरल और राजपूताना राज्य, ये सब जो हैं ये स्वतंत्र हैं। इनके ऊपर भी मुगलों का शासन था, लेकिन ये मुगल से पूरी तरह पृथक हो गए थे, और पृथक होकर के इन्होंने अपना शासन करना शुरू कर दिया था। जैसे हैदराबाद जो है वो पृथक हुआ, लेकिन फिर भी नजराने भेज रहा है, ऐसा इन्होंने नहीं किया। और तीसरा जो है वो है बिल्कुल नए राज्य। तीसरे जो हैं वो बिल्कुल क्या हैं? नए राज्य। तीसरी कैटेगरी में आप रख सकते हैं नए राज्य। अब ये नए राज्य कौन है? अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन नए राज्यों में वो राज्य आते हैं जिन पर अगर देखा जाए तो बहुत डायरेक्टली, मतलब ये एक स्वतंत्र सरदार के रूप में इनके यहां के लोग भी काम करते थे मुगलों के अंतर्गत, परंतु मुगलों से विद्रोह किया इन लोगों ने और विद्रोह करके स्थापित हुए थे राज्य। तो मुगलों से विद्रोह करके
जो स्थापित हुए हैं, इनको नए राज्यों के तौर पर रखा जा सकता है। और इनमें आप नाम ले सकते हैं मराठों का, इसमें आप पंजाब राज्य का नाम ले सकते हैं, इसमें आप जाट का नाम ले सकते हैं, जाट राज्य का जो उदय हुआ है इनका नाम ले सकते हैं। तो ये वो सारे राज्य हैं। अब आपका एक काम है, प्रत्येक बार मैं आप लोगों को मैप दिखाता रहा हूं, परंतु आज जो है वो मैप मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। आप क्या करेंगे, इन सभी राज्यों को नक्शे पर बनाएंगे और वहां लिखेंगे ये वो राज्य हैं जो इस तरीके से पृथक हुए। मेरी बात समझ में आ रही है? और आज हम इनमें पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हैदराबाद के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, और फिर अगला मतलब आगे जो है हम अवध, मैसूर, केरल, राजपूताना इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं हैदराबाद और बंगाल के उदय के बारे में। अभी आपको समझ में आ गया हैदराबाद और बंगाल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम आज? ठीक है, शुरुआत समझ में आ रही है पूरी तरीके से? एक बार सबको समझ में आ रहा है तो एक बार जरा सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दीजिए कि ये पॉइंट जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आया कि नहीं आया, कि हैदराबाद और बंगाल का उदय क्यों पढ़ना है हमको। तो चलिए नए राज्यों के उदय की कहानी की करते हैं शुरुआत, और क्योंकि ये नए राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसलिए चलिए इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। नए राज्यों के उदय में सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे और जिसके बारे में हम जान रहे होंगे वो नया राज्य कौन सा होगा? वो नया राज्य होगा हमारा दक्कन का निजाम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दक्कन का निजाम। इसके बारे में पढ़ाना है और इसके बारे में हमें समझना है। अभी दक्कन में निजामशाही जो है वो किस तरीके से शुरू हुई है, दक्कन में निजामों का उदय किस प्रकार से हो रहा है, इनके इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो दक्कन में अगर देखा जाए तो हैदराबाद ये स्वतंत्र राज्य जो है वो स्थापित हुआ, और जब दक्कन में निजाम की बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत वही हैदराबाद से ही कर रहे हैं, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो हैदराबाद कैसे स्वतंत्र हो रहा है इसके बारे में अगर हम जाने समझे पढ़ें तो सबसे पहले जिसका नाम आता है इसके संस्थापक, अगर हम इसके प्रारंभिक संस्थापक की बात करें तो प्रारंभिक संस्थापक में एक नाम आएगा चिनकिलिच खान। चिनकिलिच। अब ये जो चिनकिलिच खां है, इसी चिनकिलिच खां को आपने बहुत बार सुना है, ऐसा नहीं कि सुना नहीं है इसका नाम सुना है आपने। इसका नाम किस रूप में जाना जा रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप? बहुत बार इसका नाम सुना है आप सब लोगों ने, और ये कोई और नहीं है, निजामुल मुल्क ही है। निजाम उल मुल्क, निजामुल मुल्क आसफ जहां है, ये आसफ जहां। इसी का वास्तविक नाम जो है, आप चिनकिलिच खान पढ़ रहे हैं, और ये जो निजामुल मुल्क है, आसफ जहां जो है, ये इसके सब टाइटल्स हैं। इनके जो पूर्वज वगैरह थे ये समरकंद के निवासी थे, और इसी वजह से मुगलों में इसकी बहुत मतलब मुगल दरबार में इसको काफी अहमियत मिलती थी। सम्राट फर्रुखशियर के बारे में आपने सुना होगा, तो जब सम्राट फर्रुखशियर सम्राट बना, यानी कि जब बादशाह बना, 1713 से 1719 का उसका कार्यकाल रहा, तो इसी ने निजामुल मुल्क को दक्षिण में 6 राज्यों का सूबेदार बनाया। निजामुल मुल्क ने क्या किया, आपने देखा कि जो दक्षिण भारत है उसमें फर्रुखशियर तो जो फर्रुखशियर है इसी ने दक्कन में इसे मतलब किसे, चिनकिलिच खान को, इसे 6 प्रांतों का सूबेदार बनाया। 6 प्रांतों का इसकी जो है सूबेदारी दी गई चिनकिलिच खान को, और इन 6 प्रांतों की सूबेदारी में जब इसको सूबेदारी दी गई तो उसी समय इसको एक उपाधि भी दी गई, खाने खाना या खान खाना। खान खाना जो है, इसे ये उपाधि भी दी इसी ने। उपाधि किसने दी? ये उपाधि इसी फर्रुखशियर ने इस संस्थापक चिनकिलिच खान को दी है।
और इसी समय ही इसे ये जो उपाधि आप देख रहे हैं निजामुल मुल्क, एक और उपाधि दी है। तो एक उपाधि तो आपकी ये हो गई और दूसरी उपाधि दी है निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क कह लीजिए या निजामुल मुल्क बहादुर फतह जंग, ये टाइटल्स जो है वो दे करके इसे दक्कन का सूबेदारी दी गई। लेकिन कुछ समय बाद इसे दक्कन से वापस बुला लिया गया, यानी दक्कन का निजाम बना करके, निजाम शब्द जो है वो इसकी उपाधि से आ रहा है निजामुल मुल्क से, तो दक्कन की सूबेदारी देकर के या दक्कन के 6 प्रांतों की सूबेदारी देकर के इसको दक्षिण में भेजा गया, टाइटल्स दिए गए। लेकिन कुछ समय बाद फर्रुखशियर ने इसको क्या कर लिया, वापस बुला लिया और वहां से वापस बुला करके इसको मालवा का सूबेदार बनाया, मालवा का सूबेदार बनाया सूबेदार। ठीक है, तो पहले तो ये दक्कन का सूबेदार बना और अब बन गया ये मालवा का सूबेदार। बात समझ में आ रही है यहां? यानी फर्रुखशियर ने इसको वापस बुला करके मालवा की सूबेदार दे दी। अब मालवा में ये धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगा, ये अपनी जो पावर है, शक्तियां जो हैं उसको बढ़ाने लगा और जो इसके विरोधी वगैरह थे उनको ये परास्त करने का कार्य करने लगा। विरोधियों में सबसे बड़े विरोधी जो थे वो सैयद बंधु थे और इसी कारण इसने सैयद बंधुओं को रास्ते से हटा दिया। तो जब ये यहां से वापस बुलाए गए तो सैयद बंधुओं में से एक को, हुसैन अली को, दक्कन की सूबेदारी दी गई थी और इसी वजह से ये जो फर्रुखशियर, ये जो निजामुल मुल्क है, इस सैयद बंधुओं से एकदम खार खाया हो गया था। तो अब आपको यहां पर यह समझना है कि किस तरीके से हस्तक्षेप चल रहे हैं और किन परिस्थितियों में ये फिर से अभी हैदराबाद का निजाम बनेगा। मैंने आपको बताया कि जब वापस यहां पर आता है, अपनी शक्तियों की वृद्धि करता है, तो इसमें जो सैयद बंधु हैं, सैयद ब्रदर्स जो हैं, आप जानते हैं सैयद ब्रदर्स के नाम, सैयद बंधु, उनके नाम आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें इन सैयद बंधुओं के दोनों के नाम। तो इन सैयद बंधुओं ने हस्तक्षेप काफी ज्यादा जब करना शुरू कर दिया तो इनकी सैयद बंधुओं के साथ में विरोध हुआ और आगे चल करके इसी मालवा के सूबेदार ने सैयद बंधुओं में से एक की जो है वो हत्या कर दी और इस प्रकार से इसे फिर से दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। और जिसकी हत्या करी उसका नाम क्या था? हुसैन अली। तो एक नाम तो मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिया, दूसरा नाम आप लिखिए। हुसैन अली की क्या कर दी इसने? हत्या कर दी और जो दूसरे विरोधी थे उनको भी मरवा डाला और इस प्रकार से पुनः, तीसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि पुनः जो है हैदराबाद यहां पर नहीं लिखना होगा, यहां पर इसे दक्कन लिखना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहां पर इसे दक्कन लिखना ज्यादा उचित रहेगा। पुनः दक्कन का सूबेदार बना। अब अगर हम हैदराबाद लिख देते हैं तो वो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित हो जाता है। दक्कन का मतलब नीचे दक्षिण के जो भी राज्य थे जिन पर मुगलों का पूरा अधिकार था, जिनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ये वहां जाता था। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। और क्योंकि यहां पर अब ये अपनी शक्तियों को बढ़ा चुका था, उधर जो है अगर हम देखें तो फर्रुखशियर का शासनकाल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, 19 में उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है और उसके बाद वहां पर मोहम्मद शाह नाम का नया मुगल बादशाह बैठता है। तो 1722 में, 1722 में मोहम्मद शाह जो है इसी को अपना वजीर चुनता है, इसी निजामुल मुल्क को, और इसे वजीर चुन करके अपने दरबार में रखता है। लेकिन यहां पर यह पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, 1722 में मोहम्मद शाह जो है इसने निजामुल मुल्क को क्या चुना? अपना वजीर चुना, अपना वजीर। और जब ये वजीर बन गया तो वजीर बन करके ये इसके दरबार में जो भी चीजें खराब थी, बिगड़ी हुई थी, जो नीतियां, प्रशासन की नीतियां, जो भी चीजें थी वो सेटल कर रहा था, सही कर रहा था। लेकिन विरोध जो है अभी भी इसका लगातार जारी था। और जो ये मोहम्मद शाह है, ये मोहम्मद शाह तो एकदम निठल्ला व्यक्ति,
इसका बहुत ज्यादा मतलब अपनी तरफ अपना दिमाग लगा करके ये काम नहीं करता था। तो मोहम्मद शाह के निकम्मेपन से और जो दूसरे विरोधी हैं उनके द्वारा दी जाने वाली लगातार परेशानियों की वजह से ये वहां से क्षुब्ध होकर के, परेशान होकर के दक्कन की ओर लौट गया। तो इन दोनों लोगों से परेशान होकर के 1723 में दक्कन लौटा और यहीं दक्कन लौटकर उसने जो है क्या कर लिया, अपना राज्य जो है वो स्टैब्लिश करना फिर से शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये वजीर बनकर के दरबार में आया था, तो दक्कन में कौन था? दक्कन में सूबेदार था उस समय मुबारिस खान। तो जब मुबारिस खान की तरफ ये बढ़ा तो मुगल बादशाह ने मुबारिस खान से, मुबारिस खान कौन है? मुबारिस खान जो है इस समय दक्कन का सूबेदार था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये वापस दक्कन की ओर जा रहा है तो मुबारिस खान और इसके बीच में संघर्ष होगा, और इस संघर्ष को अंजाम देने के लिए जो मुगल बादशाह हैं उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था। दोनों का आमना सामना हुआ और यह आमना सामना सूकर खेड़ा में हुआ। कहां हुआ? मुबारिस खान और जो निजाम उल मुल्क है, निजाम उल मुल्क, इनका आपस में युद्ध हुआ। और यह युद्ध हुआ कहां पर? यह युद्ध हुआ आपका शुकर खेड़ा में, शुकर खेड़ा। और शुकर खेड़ा में इस युद्ध में निजामुल मुल्क ने 11 अक्टूबर सन 1724 को, 11 अक्टूबर सन 1724 को मुबारिस खान को परास्त किया और उसे रास्ते से हटा दिया। तो अब आप देखेंगे शुकर खेड़ा का युद्ध में विजयी कौन हुआ? विजयी हुआ निजामुल। अब निजामुल मुल्क को मैं बार बार निजामुल मुल्क नहीं लिखूंगा, निजाम ही लिख दे रहा हूं। आप समझ जाइए कि निजाम का मतलब यहां पर निजामुल मुल्क से, इससे आपके मन में निजाम वाली जो शब्द है वो भी बैठना शुरू होगा। और इसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो सब हैदराबाद के निजाम कहलाएंगे। तो आपने सुना होगा कि हैदराबाद में निजाम शाही चलती थी, तो वो निजाम शाही यहीं से शुरू हुई, इसी निजाम शब्द से, और फिर आगे के जो लोग हैं वो भी सब निजाम ही कहलाए। ठीक है? तो अब ये जो युद्ध है इसमें जब ये विजयी हुआ तो मजबूरन इस विजय को एक्सेप्ट करना पड़ा मुबारक शाह को, मोहम्मद शाह को। और इसीलिए मोहम्मद शाह ने, क्योंकि ये एक विवशता सामने आ गई, तो मोहम्मद शाह ने फाइनली इसे दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया। तो अंततः आप लिख सकते हैं, अंततः मोहम्मद शाह ने इसे दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया। और जब इसने दक्कन का सूबेदार इसे नियुक्त किया तो इसे जो उपाधि मिली वो मिली आसफ जहां। तो आप जो पूरा नाम चिनकलिज खान का पढ़ते हैं, निजामुल मुल्क आसफ जहां, तो निजामुल मुल्क आपने देखा कि फर्रुखशियर के समय उपाधि मिली, और आसफ जहां जो है ये अभी उपाधि मिल रही मोहम्मद शाह के समय। और तब जाकर के 1724 में इस युद्ध के पश्चात जो दक्कन का जब ये सूबेदार बन गया, दक्कन का आप देख रहे हैं ये सूबेदार बन गया है, तो इसी दक्कन की इसने राजधानी 1725 में राजधानी बनाया है। किसे? हैदराबाद को। अब यहां पर आप हैदराबाद का नाम लिखेंगे तो आपका नाम जो ये हैदराबाद आ रहा है बार बार, ये हैदराबाद कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? दक्कन की उस समय कैपिटल बन गई। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखनी है कि जो ये शुकर खेड़ा में जो युद्ध हुआ था, इसमें एक मराठा ने इनकी सहायता करी थी जिनका नाम था बाजीराव। तो बाजीराव की सहायता से निजामुल मुल्क यहां जीता था। यहां पर आप कहीं लिख सकते हैं, छोटा सा ब्रैकेट में आप चाहो तो कहीं लिख लो, बाजीराव की सहायता से, बाजीराव की सहायता से। ठीक है? ये युद्ध जो जीता गया था, ये विजय जो हासिल करी है ये बाजी। तो इससे हमको ये पॉइंट हम यहां पर क्यों लिखा रहे हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना सा है मात्र कि इससे आपको ये स्पष्ट हो जाए, ये समझ में आ जाए कि शुरुआत में इनकी आपस में ठीक ठाक जो है वो
मतलब पटरी खाती है। ठीक है, अब जब ये राजधानी हैदराबाद बना लेता है तो इस राजधानी में वो सारी चीजें वो लागू करने का प्रयास करता है जो मुगल सल्तनत के समय में दिल्ली में वो स्टैब्लिश नहीं कर पाता। इसी का एक उदाहरण मिलता है, कहते हैं कि जो निजामुल मुल्क है इसने दक्कन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया और इसी वजह से उसने अपना वजीर जिसे बनाया वो एक हिंदू था, दीवान बनाया उसे, हिंदू दीवान था इसका, जिसका नाम था पूरन चंद्र। पूरन चंद्र, इस पूरन चंद्र को इसने अपना दीवान बनाया और ये इस बात का प्रमाण मिलता है कि हिंदू जो थे वो भी इसके दरबार में अहमियत रखते थे, बड़े ऊंचे ओहदे पर, पद पर थे। इसे कहीं कहीं दीनानाथ के नाम से भी जाना जाता है, विजय दीनानाथ चौहान। तो दीनानाथ आपको याद रखना है, दीनानाथ, दीनानाथ, या फिर जो कॉमन नेम बहुत ज्यादा जो फेमस है वो है पूरन चंद्र। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हैदराबाद राज्य को स्टैब्लिश, या दक्कन में हैदराबाद जो है वो मुगलों के दौरान ही, मुगलों के अंतर्गत ही पृथक शक्ति के तौर पर आपको सामने आ रहा। अभी देखिए हैदराबाद का निजाम बना है, एक्सेप्ट किया है मोहम्मद शाह ने इसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुगलों से अलग हो गया है, लेकिन इसने अपनी पावर साबित कर दी है। स्वाभाविक सी बात है कि आगे चल करके जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो मुगलों का विरोध करने के लिए तैयार रहेगा। तो इन सब चीजों से आपको पॉइंट्स क्या समझ में आ रहे हैं कि फाइनली आपको पॉइंट्स क्या समझ में आ रहे होंगे, मैं यहां पर इन शॉर्ट आपको बता देता हूं कि मुगलों के अंतर्गत ही, मुगलों के अधीन ही है ये, लेकिन स्वायत्तता जो है, इसने स्वायत्तता प्राप्ति ये राज्य है और ये दक्कन का पहला राज्य है जो इसके अधीन हो रहा है। लेकिन क्योंकि मुगलों के अधीन है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो शासन प्रणाली है, नीति जो है, वो केंद्रीय प्रणाली के तौर पर मुगलों की ही राज्य होगी, या फिर यहां से कलेक्ट होने वाला जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू का कुछ ना कुछ अंश जो है किसी ना किसी रूप में ये मुगलों के पास जाएगा। लेकिन क्योंकि इसने अपने आप को खुद स्टैब्लिश किया है बिना मुगलों की सहायता के, बल्कि मुगलों के जो मुगलों के दरबार में जो इसके विरोधी थे उनको हटा करके, इसलिए कोई भी अब इसका विरोध भी नहीं करने वाला है। स्वाभाविक सी बात है कि इसके अंदर भी एक राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करने की शक्ति मिलेगी। लेकिन ये बहुत दिन तक स्वतंत्रता चली नहीं, या यूं कह सकते हैं कि इस तरीके से स्टैब्लिश जो राज्य था इसमें थोड़ी दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि ये जो सहायता आपको मिली है ये सहायता ज्यादा दिन तक नहीं मिली। तकरीबन 1721 से लेकर के 1727 तक आप देखेंगे निजाम और जो मराठे हैं, निजाम और मराठा जो संबंध हैं, ये संबंध मधुर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्थिर रहा है यहां पर सारी चीजें। लेकिन क्योंकि यहां पर 1727 की बात मैंने बता दी, तो बाद में आगे चल करके इसका मराठों से जो कह सकते हैं संघर्ष है वो धीरे धीरे शुरू होना, बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद संघर्ष होने शुरू हो जाते हैं और इस संघर्ष का परिणाम यह है कि जिस बाजीराव ने शुरुआत में इसकी सहायता करी थी, उसी बाजीराव से इसको आमना सामना करना पड़ा पालखेड़ा में, और पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव ने इसको पराजित किया। ठीक है, तो यह चीज हमको यहां पर ध्यान रखनी है, जो हमने यहां पर पॉइंट देखा था कि जहां पर यह सहायता मिल रही है वहीं पर अब आप देख रहे हो कि यहां पर यह सहायता जो है वो युद्ध में परिवर्तित हो रही है। तो ये दोनों लोग जो हैं, ये मराठों में आप जो नाम यहां पर बाजीराव का लिख रहे हैं, बाजीराव, इनका नाम यहां लिखते चलिए, बाजीराव। तो निजाम और जो बाजीराव है, निजाम जो वर्सेस बाजीराव है, ये एक युद्ध होगा पालखेड़ा में। पालखेड़ा में युद्ध होगा और इस पालखेड़ा युद्ध में पराजित होगा कौन? ये नवाब। ये नवाब जो है ये पालखेड़ा के युद्ध में पराजित हो गया। ये आपको एक नया ट्विस्ट जो है यहां पर देखने को मिल रहा है।
और इसी पराजित निजाम ने मार्च, ये 1728 में हुआ ये युद्ध। कब हुआ? 1728 में। आप पूछे कि सर ये पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ, तो आप 1728 27-28 लिख सकते हैं। और 1728 में ही, मार्च 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मार्च 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंशी शिवगांव की जो संधि है वो किसके किसके बीच में हो रही है? निजाम और बाजीराव के बीच में, या मराठों के बीच में, आप सीधे ये कह सकते हैं। इसमें नवाब जो है वो शाहू को दक्षिण में चौथ और सरदेशमुखी जो कर हुआ करते थे मराठों के, वो देने के लिए तैयार हुआ। चौथ और सरदेशमुखी कर, सरदेशमुखी, ये जो दो कर थे, इनके कारण मराठे बहुत फेमस थे। ये जो कर हैं, कर देने को तैयार हुआ, कर देने को ये क्या हो गया? तैयार हो गया। साथ ही साथ इस बात के लिए भी इसे इस संधि में तैयार किया गया कि कोल्हापुर, जो कि उस समय मराठों के विरोधी थे, वहां के शंभू जी जो हैं, उनकी सहायता नहीं करनी है आपको। तो आपको यहां पर एक पॉइंट तो ये मिला, और दूसरा पॉइंट ये मिला कि कोल्हापुर के शंभू जी जो हैं, कोल्हापुर के जो शंभू जी हैं, शंभू जी, ये आंतरिक कह सकते हैं कि मराठों का मसला है, जिसको हम मराठों के समय में समझने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे अलग। हालांकि शंभू जी जो हैं ये शिवाजी के वंशज हैं, बात समझिएगा यहां पर ध्यान से। तो कोल्हापुर के जो शंभू जी हैं, इनको शरण ना देने की बात करी, या आश्रय ना देने की शर्त रखी गई, और ये दोनों शर्तों को क्या करता है? स्वीकार करता है। ये है मुंशी शिवगांव की संधि के दो प्रमुख महत्व। इनको बताने का प्रयास यहां पर इसलिए किया जा रहा है कि आपको समझ में आए कि जब हैदराबाद राज्य का एस्टैब्लिशमेंट किया गया तो शुरुआती हर्डल्स क्या थे। क्या आपको यहां से एक पॉइंट और समझ में आ रहा है कि दक्कन में यह संधि करने और युद्ध करने की स्वतंत्रता तब इसको मिल गई है जबकि इसके ऊपर मुगल शासन अभी है, मुगल खत्म नहीं हुए हैं। 1727-28 की बात चल रही है, मुगल खत्म नहीं है, मुगलों का शासन है। लेकिन मुगलों के शासन के यहां पे वास्तविक रूप में मुगलों की शक्ति आनी चाहिए थी लड़ने के लिए बाजीराव से, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने मुगलों के अंतर्गत अपने आप को स्वायत्त घोषित किया है। आप थोड़ा बहुत जो नजराना देते हैं वो दीजिए और अपने काम से काम रखिए। तो ये अपने काम से काम रख रहा है, अपनी नीतियां, अपने युद्ध, अपने संधि, स्वयं सब चीजें खुद बना रहा है। खैर, इस प्रकार से स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई। आगे चल करके 21 मई को 1748 में इसकी डेथ हो जाती है। 21 मई 1748 को निजाम की मृत्यु हो गई। और निजाम की मृत्यु के बाद आप लोग फिर कनेक्ट करिए, याद करिए, यह 1748 है, फ्रांसीसी आ चुके हैं। याद करिए इन सब चीजों को जो हमने पहले पढ़ा है, लिंक करना है आपको। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया, इतिहास को जीने का प्रयास कीजिए, उन परिस्थितियों में रहिए, अपने आप को एक मोहरा बनाइए। जहां सम्राट की आवश्यकता हो वहां सम्राट जैसी भूमिका निभाइए, जहां प्यादे की आवश्यकता है वहां प्यादे जैसी भूमिका निभाइए। महसूस करिए कि कंडीशंस क्या हैं। और ये वो समय आ चुका है जिस समय उत्तराधिकार का युद्ध हैदराबाद में शुरू हो जाएगा। यही वो समय है ना, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा हैदराबाद में। किसके किसके बीच? बेटे नासिर जंग, याद आ रहा है? नासिर जंग का जंग, दो जंग थे, नासिर जंग और दूसरा कौन है? जो भतीजा है, मुजफ्फर जंग। ठीक है, पोता जो है, पोता या पौत्र जिसको कह सकते हैं, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में भाई जंग हो जाती है। और आपने देखा कि इस जंग का लाभ जो है किस तरीके से अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने उठाया था। और इस तरीके से अंग्रेजों, शुरुआत फ्रांसीसियों ने करी थी। फ्रांसीसियों ने किस तरीके से आपने देखा कि इंटरफियर किया राजनीति में यहां के,
और फिर ब्रिटिशर्स को भी मौका मिला, और हालांकि ब्रिटिशर्स ने इस मौके को कंटिन्यू रखा, बंगाल तक फैला के ले गए, अवध तक ले गए, और दूसरे राज्यों में बाद में शासन इसी तरीके से किया। लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे तो फाइनली विदेशी शक्तियों का इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। हैदराबाद में विदेशी शक्ति जो है फ्रांसीसी हैं, और मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स हैं, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और अंततः आपको मालूम है कि ये हैदराबाद जो है वो अंग्रेजी कब्जे में आ जाता है। और लास्ट में तो आपको अभी हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको पता चलेगा वेलेजली आएगा। वेलेजली भारत में सहायक संधि लेकर के आता है। सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला जो सबसे पहला राज्य है वो यही हैदराबाद है। 1798 में 18वीं शताब्दी का जब अंत हो रहा होगा तो लॉर्ड वेलेजली आएगा, और वो लॉर्ड वेलेजली जो है वो सहायक संधि जो है हैदराबाद के ऊपर, वेलेजली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस जिसको बोलते हैं, वो इसके ऊपर आरोपित होगी हैदराबाद के ऊपर, और हैदराबाद जो है वो एक छोटा सा मोहरा बनकर के रह जाएगा, क्योंकि इस संधि के कारण आप न फ्रांसीसियों की सहायता ले सकते थे विदेशी शक्तियों में, और ना ही किसी भी दूसरी यूरोपीय शक्ति की सहायता नहीं ले सकते थे, और ना ही आप अपनी सेना अपने पास रख सकते। ब्रिटिश सेना रखनी पड़ेगी, और ये तमाम सारी चीजें जो है आपको सहायक संधि के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। सहायक संधि के समय में हम इसको बताएंगे। तो आपको फाइनली जो पॉइंट मैं समझाना चाहता था वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवीजन करते हुए यहां पर देखते हैं जल्दी से कि दक्कन के निजाम को हम कैसे देख रहे हैं। इसका स्थापना जो है वो चिनकलिज खान ने करा हुआ है। चिनकलिज खान को निजामुल मुल्क, आसफ जहां और तमाम सारी जो अन्य उपाधियां हैं वो देखने को मिलती हैं। शुरुआत में फर्रुखशियर इसे 6 प्रांतों का सूबेदार बना करके फिर बाद में वापस बुला लेता है। सैयद बंधुओं के साथ इसका झगड़ा होता है, सैयद बंधुओं को मार देता है। हुसैन अली की हत्या करके ये जो है अपने आप को मालवा में एक प्रमुख दावेदार के रूप में, दक्कन के दावेदार के रूप में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको फिर से दक्कन भेज दिया जाता है। जब ये फिर से दक्कन जाता है तो बाद में मोहम्मद शाह जब राजा बनते हैं तो इसको दक्कन से फिर बुला लेते हैं और बुला करके अपने यहां वजीर बनाते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह इस वजीर की बात मानते नहीं है, इसलिए निराश होकर के 1723 में लौट जाता है, क्योंकि वहां पे मुबारिज खान था। तो मुबारिज खान और निजामुल मुल्क का युद्ध होता है शुकरखेड़ा में। इसमें सहायता करते हैं बाजीराव जी, और इस सहायता से ये व्यक्ति जीत जाता है, और जीत करके अंततः मोहम्मद शाह जो है इसे दक्कन का सूबेदार नियुक्त करके इसे उपाधि देते हैं आसफ जहां। इसके पश्चात आप देखेंगे वो अपनी राजधानी बना करके वो सारी चीजें लागू करने का प्रयास करता है जो वो मुगल केंद्रीय सत्ता में दिल्ली में लागू नहीं कर पाया था। और फिर आप देखेंगे कि जिन मराठों ने या जिन बाजीराव ने इनका साथ दिया था, उन्हीं बाजीराव ने बाद में इनके साथ युद्ध किया। युद्ध में पराजित होकर के मुंशी शिवगांव की संधि होती है। इस संधि में ये दो चीजें तय हो गई हैं, और इस संधि और इस युद्ध से भी यह तय हो गया है कि मुगलों का इंटरफियर यहां पर नाम मात्र का रह गया है। यह कोई भी इंटरफियर नहीं है, और यह स्वतंत्र स्वायत्त शक्ति के रूप में है। निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें विदेशी शक्तियां इस पर हावी होती हैं। अंततः ब्रिटिशर्स की विजय होती है, और फाइनली 1798 में सहायक संधि इसके ऊपर लागू हो जाती है। तो यह था हैदराबाद की कहानी। अब हम बात करेंगे नए राज्यों के, जिस उदय में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है बंगाल। वो कौन सा राज्य है? अब हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल का उदय। अब ये बंगाल का कैसे उदय हो रहा है, आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। कहानी कुछ वैसी ही यहां पर भी है जैसी कि आपने हैदराबाद में देखी। कुछ थोड़ी सी मिलती जुलती है, थोड़ी सी डिफरेंस भी है। उन्हीं चीजों को हम यहां पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक बंगाल जो है आज की तरह पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है। उसमें तब बांग्लादेश भी शामिल है, बिहार और उड़ीसा के प्रोविंसेस भी बाद में शामिल हो जाते हैं। तो एटलीस्ट पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तो शुरुआत में है ही, बाद में इसका राज्य विस्तार होते हुए इसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल हो जाता है। और इन सब का सम्मिलित रूप जो है, इसी को हम लोग बंगाल कहते हैं। उस समय हम लोग इसी को क्या कह रहे हैं? बंगाल कह रहे हैं। तो बंगाल के बारे में आपको समझ में आ गया कि ये ज्योग्राफिकली किस तरफ है। ये बहुत ही स्पष्ट है, इसमें मैप देखने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप जरूर देखिएगा। शुरुआत में मैंने मैप देखने की आदत डलवाई, आगे फिर हम मैप्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसमें खास बात यह है कि मुगलों का बहुत जो प्रॉस्पेरियस जो प्रोविंस था, जो संपन्न राज्य था, जिस पर विदेशी लोगों की जो नजर थी वो भी पड़ रही थी, जिसमें चाहे वो डचेस हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, सबकी नजर पड़ रही थी। और इसीलिए इन लोगों ने वहां पर अपनी व्यापारिक कोठियां भी स्टैब्लिश करी थी। स्वाभाविक सी बात है कि यहां के जो वजीर रहे होंगे
यहां के जो गवर्नर से अपॉइंट किए गए होंगे मुगलों के द्वारा, उनके मन में भी ये बात आई होगी, और खासकर तब तो जरूर आई होगी जब विदेशी यहां पर आने लगे। आपको मालूम है कि 1717 में इसी समय में फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था और तकरीबन 3000 रुपए वार्षिक करके, मात्र 3000 रुपए वार्षिक करके बदले पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड करने का जो है फरमान जो है वो जारी किया था फर्रुखशियर। और आगे चल करके यही फरमान प्लासी के युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार कर देता है। तो वो सारी चीजें कैसे हो रही हैं, आइए उसको समझते हैं। तो भाई बंगाल के उदय में सबसे पहले तो वैसे शुरुआत के जो 2-3 शासक हैं बंगाल के, उनके नाम लेने होंगे। जैसे शुरुआत में आपने देखा कि कैसे निजामुल मुल्क ने एस्टैब्लिश किया, उसके बाद तुरंत ही उत्तराधिकार का युद्ध हो गया, तो वहां पे सक्सेसिवली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग वहां देखने को नहीं मिले हैदराबाद में। लेकिन बंगाल में इससे पहले कि ब्रिटिशर्स जो है वहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाते, उससे पहले कुछ वहां के छोटे छोटे कह सकते हैं बंगाल में ही जो गवर्नर्स थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें मुर्शीद कुली खान और मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान की आपको प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। अली वर्दी खान, इनकी बहुत ही प्रमुख भूमिका है बंगाल के। अगर आपसे बंगाल के एस्टैब्लिशर पूछे जाएं तो आरंभिक तौर पे आप इनका नाम ले सकते हैं, मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान, इनका नाम लिया जा सकता है। अब अगर मुर्शीद की बात करते हैं तो ये शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो औरंगजेब के समय से ही ये बंगाल का दीवान बना था। औरंगजेब ने 1700 में, अगर हम मुर्शीद की बात करते हैं, मुर्शीद कुली की, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। जब हम मुर्शीद कुली खान की बात कर रहे हैं तो ये बंगाल में अपना प्रभाव जो रख रहा है वो तकरीबन आप ऐसे मान के चलिए कि 1717 से लेकर के 1727 तक का जो 8-10 साल का जो ये समय है, इसमें मुख्य रूप से भूमिका इसी की है, 1717 से लेकर के 1727 तक। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो भी करीब 1700 में औरंगजेब जब शासक था, औरंगजेब जब शासक हुआ करता था, तो औरंगजेब ने सन 1700 में इसे बंगाल का वजीर बनाया था। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है, औरंगजेब के समय में मुर्शीद कुली खान बंगाल का सूबेदार या नवाब था वहां का, या दीवान था, वहां दीवान समझ सकते हैं या फिर वजीर उसको कह सकते हैं, जो भी वहां का दीवान बनाया था, उसको आप वजीर कह लीजिए या उसकी जगह पे आप दीवान लिख लीजिए, एक ही बात है, कुछ खास कठिन नहीं, आप दीवान लिख लीजिए, आप वजीर या दीवान। यानी कि बंगाल जो है वो इसके नेतृत्व में चला था। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मुगल कैसे काम कर रहे हैं। मुगल्स काम इसी प्रकार से करते हैं, केंद्र में खुद बैठे हैं और इनके जो दीवान हैं और जो जमींदार हैं और जो दूसरे अफसर हैं वो उनके द्वारा ये पूरे राज्य चलाए जाते हैं। तो उन्हीं में से बंगाल इनके द्वारा चलाया जा रहा था, मुर्शीद कुली खान के द्वारा, सूबेदार था वहां का, बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। 1719 में इसी मुर्शीद ने उड़ीसा की भी सूबेदारी प्राप्त कर ली। 1719 में उड़ीसा की सूबेदारी इसको प्राप्त हुई, उड़ीसा की, जिसे आप वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा का सूबेदार बन गया। यानी एक्सपेंशन हुआ इसकी सूबेदारी, प्रोविंस का जो इसका जो आधिपत्य था उसमें बढ़ावा किया गया मुगलों के द्वारा। पहले औरंगजेब ने दिया और फिर बाद में 1719 में इसको उड़ीसा की सूबेदारी मिली। और अंग्रेजों ने, अगर हम देखें, विशेष रियायत जो है इससे प्राप्त करने की बड़ी कोशिश की कि बंगाल में जो व्यापार है उसमें थोड़ी सी रियायत दे दे, हमें बहुत रियायत प्राप्त करने की मतलब कोशिश करी, लेकिन इसने जो है मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एक और व्यक्तित्व है, जिस समय ये मुर्शीद यहां पर शासन कर रहा है बंगाल में, उसी समय एक और व्यक्तित्व का नाम आपको ध्यान रखना है, अजीमुन शान। अजीमुन शान जो है, अजीम उन शान,
ये कौन है? ये मुर्शी, ये फर्रुखशियर का बेटा है। ये फर्रुखशियर का बेटा, ठीक है। जो फर्रुखशियर का बेटा है अजीमुन शान, वो मुर्शीद के इस बात से नाराज है कि ये ब्रिटिशर्स को यहां पर जो रियायत है वो क्यों नहीं प्रदान कर रहा है, जबकि बंगाल से ब्रिटिशर्स को, मुगलों से ब्रिटिशर्स को यहां पर व्यापार करने की, जिसको कह सकते हैं कि फरमान जो है वो मिला हुआ है। उसके बावजूद भी ये जानता है अच्छी तरीके से कि ब्रिटिशर्स इसका दुरुपयोग करेंगे, इसलिए मुर्शीद जो है ब्रिटिशर्स को यहां पर विशेष रियायतें प्रदान नहीं करता है। और इसी वजह से अजीमुन शान और मुर्शीद के बीच में विरोध होता है। अजीमुन शान जो है, मैंने बताया आपको कि फर्रुखशियर का बेटा है, या आप इसको कह सकते हैं औरंगजेब का पोता है। मतभेद हो गया दोनों, और इसी मतभेद के कारण से इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, ये जो बंगाल का उदय हुआ है, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, इसकी राजधानी ढाका रखी गई थी पहले। ढाका राजधानी पहले क्या थी? ढाका थी। लेकिन क्योंकि आपसी द्वंद्व एक तरीके से राज परिवार में शुरू हो गया, तो इसी कारण से इसने राजधानी जो है वो ढाका से चेंज करके अपनी राजधानी जो है, इन दोनों का जो आपस में आप डिस्प्यूट देख रहे हैं, जो विवाद देख रहे हैं, इसी विवाद के कारण क्या कर दिया इसने? अपनी राजधानी बदल दी, राजधानी परिवर्तित। और राजधानी परिवर्तित करके क्या कर दिया? ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिदाबाद। और काफी समय तक ये मुर्शिदाबाद जो है बंगाल की राजधानी रहा। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद कैसे हो गया, ये बात समझ में आ गई। हालांकि यहां यह देखने की आवश्यकता है कि जब वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद ला रहा है तो आपको लग रहा है कि तो स्वायत्त राज्य हो गया, लेकिन ये स्वायत्त राज्य जो है, जैसे हैदराबाद भी स्वायत्त हुआ था, अपनी युद्ध संधि वगैरह चीजें खुद कर सकता था, राजस्व मेंटेन कर सकता था, लेकिन कुछ नजराने भेजता रहता था। उसी तरीके से ये बंगाल जो है, या मुर्शीद कुली खान जो है, स्वतंत्र होने के बावजूद भी जो मुगल हैं उन्हें नजराने भेजता रहा। फर्रुखशियर से लेकर के मोहम्मद शाह के समय तक यही चलता रहा इसके समय में। लेकिन उसके बावजूद जब ये मुगलों को, मैंने बताया कि मुगलों को क्या कर रहा है, मुगलों को यद्यपि यह नजराने भेज रहा है या भेजता रहा है, तब भी अगर हम देखेंगे तो हमें ये नजराने भेज रहा है, इसका मतलब मुगलों का शासन इसके ऊपर है, तब भी ये अपनी राजस्व नीति जो है वो लागू करता है। जैसे उसमें एक अपनी नीति लागू करने में, अपनी राजस्व, ठीक है, अपनी राजस्व एवं भूमि सुधार की नीतियां जो है, भूमि सुधार नीतियां लागू करने के लिए क्या है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये स्पष्टता दिखाती है कि ये भी मुगलों के अंतर्गत है, लेकिन अपनी नीति बनाने में ये स्वतंत्र है, और ये अपनी नीति बना रहा है। और इस नीति में एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जब आप इस बारे में पढ़ेंगे, या जब आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से इसकी नीति, भू राजस्व की नीति कैसे चल रही है, भूमि सुधार की नीति कैसे चल रही है। इसने अपने प्रांत में जितने भी सूबेदार थे, जितने भी जमींदार वगैरह थे, सूबेदार नहीं, जमींदार वगैरह, जिन लोगों के पास में जो भी जमींदारी वगैरह थी, सारी जमींदारी इसने जो है वो क्या कर दी, सारे जो जमींदार लोग थे उन सभी जमींदारों की जमीन पर इसने क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, और उन्हें खालसा में परिवर्तित कर दिया। और खालसा में परिवर्तित करके एक नई प्रथा का जन्म हुआ, जिसे कहा गया इजारेदारी प्रथा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भू सुधार में। अगर हम देखें भूमि सुधार जो प्रणाली है इसकी, इस भूमि सुधार प्रणाली में दो चीजें महत्वपूर्ण तौर से आपको ध्यान रखनी है इसके लिए। सबसे पहला तो ये क्या किया इसने, जो भी जमींदार थे, जमींदारों की
जमीन का क्या किया इसने, अधिग्रहण किया। जमीन का अधिग्रहण, अधिग्रहण समझते हैं, अधिग्रहण कर लेना मतलब हड़प लेना या ले लेना, अपने अंतर्गत ले लेना। सारी भूमि जो बटी हुई थी अलग अलग जमींदारों को, वो सबका अधिग्रहण कर लिया और अपने हिसाब से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, किसे देना है किसे नहीं देना है। पूरी भूमि जो है वो खालसा भूमि में कन्वर्ट करके एक नई प्रथा का जन्म दिया उसने, इसको कहा गया इजारेदारी, इजारेदारी प्रथा। ये इजारेदारी प्रथा को जो है इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इजारेदारी प्रथा का मतलब है ठेके पर जमींदारी करना। जमींदारी प्रथा को ठेकेदार, मतलब ये अब सबसे जो पुराने जमींदार हैं उनसे जमीन ले लेगा और अपने हिसाब से नए जमींदार बैठा देगा, जो उस जमीन से राजस्व इकट्ठा करके इन्हें देंगे, तो वो जमीन के ठेकेदार कहलाएंगे। और इस नई जमींदारी प्रथा में जो पुराने परंपरागत जमींदार है वो शामिल नहीं है, नए नए जमींदार शामिल हैं, किसान शामिल हैं डायरेक्टली, तमाम सारे हिंदू जो जमींदार हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये जमींदारी जो है प्रथा शामिल करी। एक तो ये पॉइंट किया इसने, इजारेदारी प्रथा शुरू करी। दूसरा काम एक किया है इसने, तकावी ऋण। तकावी जो ऋण है किसके लिए, किसानों के लिए, किसानों के लिए तकावी ऋण जो है वो इसने शुरू किया है। अब तकावी ऋण क्या है, ये किसानों को दिया जाने वाला, किसानों को दिया जाने वाला खेती करने के लिए अग्रिम ऋण है। अग्रिम ऋण किस हेतु है, कृषि हेतु, कृषि हेतु, जिसे आप लोन कह सकते हैं। जैसे आज कल गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर लोन देती है ना, उसी तरीके से लोन है ये जो दिया गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब जमींदारी जो वहां पर पहले से जो पिट्ठू नवाबी करने वाले जो लोग हुआ करते थे, उनसे जब जमीन ली गई होगी तो कुछ लोगों ने तो विरोध भी किया होगा। तो इसके समय में 3 जमींदारों के जो विरोध हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें एक सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। सीताराम राय, सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद। इनका जो है एक तो संयुक्त विद्रोह ये देखने को मिला। ये जमींदारी विद्रोह हैं, या विद्रोही जमींदार इनको कह सकते हैं, विद्रोही जमींदार। ये विद्रोही जमींदार हैं, एक नाम तो आपको ये ध्यान रखना है। इन्होंने विद्रोह किया और इनके विद्रोह को इसने क्या कर दिया, दबा दिया। दूसरा नाम आपको मिलेगा यहां पर शुजात खान, दूसरा विरोधी जो आपको मिलेंगे शुजात खान। शुजात खान ने विद्रोह किया। और तीसरा विद्रोह जो किया था, तो एक तो सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद के संयुक्त विद्रोह हुए, उसके बाद शुजात खान ने विद्रोह किया, और तीसरा जो है वो नजात खान ने विद्रोह किया, नजात खान। और ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे जमींदार हैं, ठीक है, विद्रोही जमींदार, विद्रोही जमींदार हैं ये, ठीक है। ते सारे लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। और इन सबको पराजित करने के बाद ये इनको भी पराजित कर दिया, इनको भी पराजित कर दिया और इनको भी पराजित कर दिया। इनको पराजित करने के बाद इनका एक कृपा पात्र था, इनका एक कृपा पात्र था जिसका नाम था रामजीवन। रामजीवन। इस रामजीवन को इन सभी की जो जमींदारी है, जमींदारी जो है वो प्रदान कर दी। तो रामजीवन जो है वो हिंदू है। तो यहां पर भी उस तरीके का चीज देखने को मिल रहा है जो आपको हैदराबाद में देखने को मिला था। तो ये शुरुआत है जो आपको यहां पर हैदराबाद में, बंगाल में देखने को मिल रही है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। बंगाल का उदय जो हो रहा है उसमें मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान का इंपॉर्टेंट रोल है। अलीवर्दी खान के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मुर्शिद कुली खान शुरुआत करता है। 1717 से 1727 तक इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। 1700 में पहले औरंगजेब के समय में ये दीवान बना था बंगाल का, और 19 में इसकी बंगाल की दीवानी बढ़ा करके उड़ीसा तक कर दी गई थी। उसके बाद मुर्शिद कुली खान का अजीमुन शान से, जो कि फर्रुखशियर का बेटा है, उससे विवाद होता है अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने को लेकर के, और इसी वजह से इस डिस्प्यूट से अलग हटने के लिए इसने अपनी राजधानी जो है वो ट्रांसफर कर दी ढाका से मुर्शिदाबाद।
मुगलों के नजराने भेजता रहा और अपनी नई जो है राजस्व भूमि सुधार की जो नीतियां हैं उसने लागू करी। और इसके अंतर्गत जो नीतियां आ रही हैं वो नीतियां कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी इजारेदारी प्रथा है और दूसरी जो है तकावी ऋण है। इजारेदारी प्रथा का विरोध जो है इन लोगों ने किया और इनके विरोध को खत्म करके, इन्हें पराजित करके, इनकी जमीन लेकर के अपने कृपा पात्र रामजीवन को दे दिया। इस तरीके से शुरुआती रूप में आप देखते हैं कि कैसे मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की जो है वो स्थापना यहां पर करी है। ठीक है, तो उस स्वतंत्र राज्य को आगे बढ़ाया जाए अब, है ना? यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? किस तरीके से मुर्शीद कुली खान ने किस तरीके से स्वतंत्र बंगाल राज्य को स्टैब्लिश किया है, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं है? इसमें कुछ भी खास कठिन नहीं है। शुरुआत में मैंने बताया कि मुर्शीद कुली खान औरंगजेब के समय से ही बंगाल को उसकी नवाबी मिलती रही थी, उसकी वजीरत जो है मिलती रही थी। वो धीरे धीरे अपने आप को स्टैब्लिश करता चला गया और उत्तर मुगल काल में आप देखेंगे कि कंबोज शासन को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्वतंत्र करने लगता है। सिंपल सी इतनी सी बात है और कुछ खास है नहीं। तो मैंने आपको बताया कि इजारेदारी प्रथा का इसने शुभारंभ कर दिया, नए नए इजारेदार आ गए, ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी थी कि नए नए ठेकेदार जो है उसकी वजह से किसानों के ऊपर दबाव भी ज्यादा पड़ने लगा। नए नए ठेकेदार बने थे, नए नए जमींदार बने थे, तो पैसा जो है, जिसको कहते हैं ना, नया नया नेता जब बनते हो तो क्या करते हो, उस तरीके का काम इसने करना शुरू कर दिया। उनके समय के कुछ ठेकेदारों ने करना शुरू कर दिया, तो शुरुआत में काफी असफल भी रहा, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक होती चली गई और फाइनली 1727 में उसकी डेथ हो गई। 1727 में उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद जो है शुजाउद्दीन वो गद्दी पर बैठा। शुजाउद्दीन, ये शुजाउद्दीन जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। ये कौन है? दामाद है। किसका दामाद है? मुर्शीद कुली खान, जो पहला आपने शासक देखा था। ये करीब 1739 के आसपास तक, 1739 तक इसके बाद शासन संभालता है या वहां की जो चीजें हैं उसको व्यवस्थित करता है। और ये दूसरा ऐसा राजा था जिसने अच्छी तरीके से जो पहले भूमि सुधार प्रणाली और जो भी बंगाल में सुधार तंत्र जो था जो लेकर के आया था उसको ये फॉलो करता है। आप यहां पर ध्यान से लिख लीजिए कि ये मुर्शीद का क्या है? मुर्शीद कुली खान का, मुर्शीद का दामाद है। ठीक है, इस पॉइंट को आप इसलिए लिख दीजिए जिससे कि आपको रिलेशंस थोड़े से याद रहे और इंटरलिंक करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो मैंने बताया कि इसको उड़ीसा, इनके मुर्शीद को ही शुरुआत में उड़ीसा वगैरह मिल गया था, उड़ीसा का प्रांत मिल गया था, लेकिन आगे चल करके मुगलों ने इसे भी उड़ीसा का सूबेदार बना दिया। यानी उड़ीसा जो है बंगाल के साथ साथ उड़ीसा का गवर्नर, उड़ीसा का गवर्नरशिप इसको मिली थी। अब ये गवर्नर पहले ही था उड़ीसा का, अगर देखा जाए तो। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय मुर्शीद कुली खान बंगाल में स्वायत्त शासन का नवाब बना हुआ है, तो मैंने बताया था कि मुर्शीद को उस समय उड़ीसा मिल गया था। तो यहां पर भी वही सिचुएशन है कि वो बंगाल और उड़ीसा दोनों को संभाल नहीं सकता था मुर्शीद, इसलिए उसने अपने दामाद को उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया था। 1727 में यही व्यक्ति जो उड़ीसा का गवर्नर है, जो दामाद है शुजाउद्दीन, यही 1727 में बंगाल का नवाब बना। ठीक है, और क्यों बना मैंने आपको बताया, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। किसकी डेथ हो गई है? मुर्शीद की, जिसका दामाद है। आगे चल करके इसने उड़ीसा के साथ साथ बिहार को भी अपने अधीन कर लिया और 1733 में इसने एक्सपेंशन किया। 1733 में बिहार, है ना, पहले बंगाल वाला प्रांत, पूर्वी और पश्चिम बंगाल जो हुआ करता था, जिसको आप बांग्लादेश अब कहते हैं, तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को मिलाकर के जो पहले बंगाल था उस पे पहले मुर्शीद रहा। उसने एक्सपेंशन किया उड़ीसा तक और अब इसने उड़ीसा के साथ साथ बिहार तक एक्सपेंड कर दिया। 1733 में बिहार को इसने अपने अधीन कर लिया। 1733 में बिहार प्राप्त हो गया इसे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? प्रोविंस बड़ा हो रहा है। और अलीवर्दी जो खा है, इसको यहां का गवर्नर बनाया। गवर्नर किसको बनाया है? इसको इसने अलीवर्दी खां को, अलीवर्दी खां। आप जरा देखिए, अलीवर्दी खां का नाम पहले भी लिखा था मैंने कहीं, ये लिखा है मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान। ठीक है, तो अलीवर्दी खान को इसने क्या किया? यहां का नवाब बनाया। ये उसी तरीके से
जैसे उड़ीसा का गवर्नर बनाया था मुर्शीद ने, किसको? शुजाउद्दीन को। उसी तरीके से शुजाउद्दीन ने जब बिहार प्राप्त किया तो अली वर्दी खां को वहां का गवर्नर बनाया। उस समय इसे नाइब सूबेदार कहा गया, एक पद नया बनाया था, गवर्नर या नायब सूबेदार का पद बनाया था, और नायब सूबेदार बना करके वहां पे उसे अपॉइंट कर दिया। इसके कई सारे संगी साथी थे, जिसमें फतेह चंद का नाम आता है, जगत सेठ का नाम आता है, आलम चंद का नाम आता है, हाजी अहमद का नाम आता है। ये सब इसके जो हैं सहायक हैं, किसके? शुजाउद्दीन के। लेकिन कुछ समय बाद जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो अगला शासक यहां पर बना, वो कौन था? वो शुजाउद्दीन में आपने देखा कि एक्सपेंशन जो है वो बिहार तक हो गया। उसके बाद सरफराज खान, जो शुजाउद्दीन का बेटा था, वो गद्दी पर बैठा। सरफराज खान। अब सरफराज खान कौन है? मैंने बताया ये शुजाउद्दीन का बेटा है। शुजाउद्दीन का बेटा। कौन शुजाउद्दीन? जो कि मुर्शीद कुली खान का दामाद है। मुर्शीद कुली खान कौन? जिसे औरंगजेब के समय में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। क्लियर? हाँ या नहीं? लिंक करना है, याद रखना है, चीजों को ध्यान रखना है, जिससे कि आप कहानी का आनंद उठा सके। तो शुजाउद्दीन जो इसका बेटा है, वो जब गद्दी पर बैठा, ये तकरीबन मतलब बहुत ज्यादा दिन तक ये शासन में नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा योग्य नहीं था, लगभग एक आध साल। आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि लेकर के बैठा था। उपाधि इसकी क्या थी? आलम उद दौला आलम उद दौला हैदर जंग, ये उपाधि से ये जनाब जो हैं ये गद्दी पर बैठे हैं। लेकिन ये कुछ खास योग्य नहीं है, इनको आप कह सकते हैं कि ये भाई साहब जो हैं ये अयोग्य हैं, विलासी शासक के तौर पर ये अपने आप को, पिता से मिल चुकी थी विरासत, तो उसी का ये आनंद उठाना चाहते थे, और बंगाल अभी उस सिचुएशन में नहीं था कि किसी अयोग्य शासक को बर्दाश्त कर सके। इसी वजह से बिहार में अली वर्दी खां ने, ये नाम याद रखिए, अली वर्दी खां बिहार का गवर्नर या बिहार का जो नायब सूबेदार बना है, उसी नायब सूबेदार ने हाजी अहमद और जगत सेठ, जो कि उस समय मित्रवत थे इसके साथ, उनका समर्थन प्राप्त करके यहां पर विद्रोह कर दिया। किसने? अली वर्दी खान ने। और विद्रोह करके इसे फाइनली जो है पराजित कर दिया। तो 10 मार्च 1740 में गिरियां का युद्ध होता है। ठीक है, 10 मार्च 1740 में गिनरिया का युद्ध। ठीक है, और इस गिनरिया का युद्ध में कौन कौन है? सरफराज हैं इसमें, वर्सेस अली वर्दी खान है। और अली वर्दी खान की सहायता जो है उन लोगों ने करी है जो इसके सहायक थे, जो मैंने बताया था, हाजी अहमद और जगत सेठ वगैरह। हाजी अहमद जगत सेठ की सहायता से यह युद्ध होता है यहां पर। और इस युद्ध में सरफराज जो है वो पराजित होते हैं, और पराजित हो जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, यहां पर क्या हो गया? सरफराज क्या हुआ? ये पराजित हुआ। और जब ये पराजित हुआ तो अली वर्दी जो हैं ये कौन बन गए? ये विजेता बन गए। और जब ये विजेता बन गए तो यही जो विजेता है, ये यहां पर क्या बन जाएगा? ये विजेता बनेगा, और यही जो विजेता है यही आगे चल करके बंगाल का नवाब बनेगा। ठीक, तो कैसे ये बंगाल का नवाब बना ये आपको पता चल गया। तो अब हम आगे जो है इसी अली वर्दी खान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो आगे बंगाल में आ रहा है वो कौन आ रहा है? वो बंगाल में आ रहा है अली वर्दी खान, जो कि 1740 से लेकर के 1756 तक जो है वो तकरीबन यहां का शासक रहेगा, और ये भी बहुत अच्छी तरीके से बंगाल को संभालेगा।
क्योंकि ये सामान्य समय नहीं है। ये समय वो है जिस समय विदेशी आंख गड़ाए बैठे हैं बंगाल की ओर, और इनसे निपटना है इन्हें, अलीवर्दी खान को। और आगे तो और बड़ी दिक्कत आएगी। तो सरफराज खान को हराने के बाद में जो बंगाल हुआ, उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें बंगाल भी शामिल है, उसमें बिहार भी शामिल है, और इसमें उड़ीसा जो है वो भी शामिल है कि नहीं? अब ये जो संयुक्त प्रांत है, ये सम्मिलित प्रदेश जो है, अब ये सम्मिलित प्रदेश ही बंगाल कहलाएगा। और इस संपूर्ण बंगाल का जो स्वामित्व है वो किसके पास हो जाएगा? अलीवर्दी खान के पास। उस समय मुगलों में कौन है? उस समय मुगलों में बादशाह जो है वो मोहम्मद शाह है। मुगल जो मोहम्मद शाह है, ये इस मोहम्मद शाह को क्या करेगा? नजराने भेजेगा। और नजराने ही केवल इसके काम आ रहे हैं, नजराने दे लिया जाए या घूस दे लिया जाए, इन सब को दे करके इसी मोहम्मद शाह ने इससे स्वीकृत पत्र जो है वो प्राप्त किया था। किस चीज का? बंगाल की नवाबी का। तो अब ऑफिशियली ये भी जो है क्या हो गए? बंगाल के नवाब हो गए। 1740 से लेकर के 1700 जो आगे देख सकते हैं आप 56 तक का जो इसका सफर है वो कठिनाइयों से भरा पड़ा है। प्रारंभिक 10 साल की अगर हम बात करें तो लगातार अलीवर्दी खान को मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ता था, बार बार। और शायद ही कोई ऐसा साल हुआ होगा जब मराठों ने पहले 10 साल में अलीवर्दी के समय में बंगाल पे आक्रमण ना किया हो। तो फाइनली एक नाम यहां पर आता है रघुजी भोसले का। रघुजी भोसले का नाम आता है सामने, और इन्हीं रघुजी भोसले के साथ में, इन्हीं रघुजी भोसले के साथ में इसने 1751 में एक संधि कर ली। क्योंकि मैंने आपको बताया कारण क्या है? कारण है 1740 से लेकर के 51 तक लगातार मराठे जो है वो क्या करते रहे? आक्रमण करते रहे। और इन आक्रमणों से अब ये आक्रमण संभाले या अपनी सत्ता संभाले, तो इसने संधि करना उचित समझा। और इस संधि के अंतर्गत उसने 12 लाख वार्षिक चौथ देना जो है वो स्वीकार किया। तो संधि जो हुई, इस संधि में 2 पॉइंट हुए। 12 लाख वार्षिक जो है वो चौथ कर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सरदेशमुखी और चौथ कर बताया था, ये चौथ कर जो है देना इसने स्वीकार किया। और दूसरी बात ये थी कि जो उड़ीसा जो आपने देखा कि प्राप्त हो चुका था अभी इसको, ये उड़ीसा की दीवानी जो है ये किसको देनी पड़ी? स्वाभाविक सी बात है, जिनके साथ संधि कर रहे हैं। तो उड़ीसा का सूबा भी इनके हाथ से चला गया। लेकिन आप इसे कूटनीति के अंतर्गत रख सकते हैं। साम्राज्य बड़ा हो और संभाला ना जाए वो ज्यादा अच्छा है, कि साम्राज्य लिमिटेड हो और आपको उस पर पूरी पकड़ हो, वो ज्यादा अच्छा है। तो इसने इस कूटनीति का सहारा लेकर के जो लगातार जो ये मराठों के आक्रमण से परेशान था, उस परेशानी को इसने दूर किया। अब दूसरी परेशानी इसके पास में, एक तो मराठों के रूप में थी, मराठे जो है इसकी समस्या थे, और दूसरी समस्या जो थे वो अंग्रेज थे। ये 2 समस्याएं हैं इसके सामने, और इन 2 समस्याओं से निपटने के लिए ठीक है, इन 2 समस्याओं से निपटने के लिए पहला जो है उसने यहां पे संधि करी है, लेकिन अंग्रेजों के साथ जो है उसने सख्ती का जो पालन है वो किया है, सख्ती का रूप अपनाया, मजबूती से पंगा लिया है। अब अंग्रेजों के साथ इसने कैसा व्यवहार किया? अंग्रेजों के साथ व्यापार करने में इस नीति का पालन किया है कि हम इन यूरोपियों को अपने सूबे में किसी भी प्रकार से संघर्ष नहीं होने देंगे, ना ही हमारे साथ कोई संघर्ष होगा इसका, और ना ही दूसरी यूरोपीय शक्तियां यहां पर लड़ाई करेंगी। मना है, कोई भी यूरोपीय शक्ति किसी भी तरीके से इसके रीजन में
नहीं करेगी किसी प्रकार से संघर्ष। तो एक काम तो इसने किया, क्या किया, यूरोपीय हमारे सूबे में संघर्ष नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। एक तो ये बात लिखा है इसने, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरा इसने कहा कि किसी भी प्रकार से हमारी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और ना ही बंगाल में जो फैक्ट्रियां हैं ना ही उन्हें किलाबंद किया जाएगा, किलाबंद नहीं होंगी, ये कहा। तो आप ना तो हमारे यहां संघर्ष करेंगे, ना ही हमारी राजनीति में इंटरफियर करेंगे और ना ही फोर्टिफिकेशन करेंगे अपनी फैक्ट्रीज का। इन सब का सख्ती से उसने मतलब रोक लगा दी है। बावजूद इसके भी कि 1717 में फर्रुखशेर का फरमान ब्रिटिशर्स के पास है। अब वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये वही अलीवर्दी है, ये वही अलीवर्दी है, अलीवर्दी का ही कथन है, ये वही अलीवर्दी है जिसने यूरोपियों को या यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करी है। मधुमक्खी जो है के छत्ते से की है। यह भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से किसने की है? ये अलीवर्दी खान ने की है। इसका कहना है कि यूरोपीय ऐसे लोग हैं कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते, इन्हें अपने पास पालते रहोगे और कूटनीतिक तरीकों का प्रयोग करते रहोगे तो ये तुम्हें मीठा शहद देंगी, लेकिन इनके छत्ते में हाथ डालोगे तो ये झुंड बन करके पूरे यूरोपीय तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इनके अंदर एकता बहुत है। तो ये चीज ये जानता था, इसी वजह से अलीवर्दी ने यूरोपियों के लिए इस तरीके की नीतियों का यहां पर ये किया था। तो उसने कहा कि तुम हमारे यहां संघर्ष नहीं करोगे, हस्तक्षेप नहीं करोगे, किलेबंदी नहीं करोगे, बाकी सहायता हम करेंगे। तो इस तरीके से बना के रखता था। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आगे चल करके इस अलीवर्दी की 1756 में जो है डेथ हो गई। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण में जलशोध बताया जाता है। जलशोध जानते हैं कौन सी बीमारी होती है? पेचिश बोलते हैं जिसे। तो जलशोध या जलोदर जिसे बोला जाता है, पेचिश के कारण जो है अत्यधिक इसकी तबीयत खराब हुई और फाइनली 1756 में इसकी डेथ हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद में अगला जो नवाब बना, अगला जो शासक बना, वो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसका नाम है सिराजुद्दौला। अगला जो नवाब बना वो कौन बना? सिराज-उद-दौला। और इसका नाम मेरी ख्याल से, मुझे पूरी उम्मीद है सबने सुना होगा सिराजुद्दौला का नाम। 1756 से लेकर के 57 तक इसकी इंपॉर्टेंस है। 1756 से लेकर के 57 तक इसकी महत्वता है, क्योंकि 57 में आपको प्लासी का युद्ध इसी के समय में देखने को मिलता है। ये कौन है? ये अलीवर्दी का नाती है। अलीवर्दी खां जो है इसका नाती है, यानी कि अलीवर्दी खां जो हैं इसके नाना हैं। और ये जब शासन पर बैठता है तो ये मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता है। मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ठीक है। तो मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से ये गद्दी पर बैठा हुआ है। ये बंगाल का अगला नवाब बना है। लेकिन इसके समय में भी अगर आप देखेंगे तो परेशानियां बहुत है। इसके समय में 23 वर्ष का था जब ये बंगाल का नवाब बना। 23 वर्ष की आयु में ये बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब, ठीक है। तो उस समय इसकी एज जो है वो 23 ईयर्स है। बात 23 वर्ष की आयु में बंगाल का नवाब बना है। तो इसके समय में आपको शौकत जंग के जो विरोध हैं वो देखने को मिलते हैं।
घसीटी बेगम के विरोध देखने को मिलते हैं, पढ़ा होगा शायद इसके बारे में आप लोगों ने जरूर। शौकत जंग इसके प्रमुख विरोधियों में से एक था। क्यों विरोधियों में से एक था? शौकत जंग वो व्यक्ति था जिसने बंगाल की नवाबी का दावा किया, बंगाल की नवाबी का दावा किया और कहा कि तुम्हारी जगह मुझे गद्दी पर होना चाहिए। ये शौकत जंग कौन है? ये शौकत जंग जो है ये पूर्णिया का नवाब है, पूर्णिया का नवाब। अब ये पूर्णिया का नवाब तो है, सिराजुद्दौला की एक मौसी थी पूर्णिया में, उस मौसी का ये बेटा है, यानी कि मौसेरा भाई है ये, सिराजुद्दौला का ये मौसेरा भाई है, आप ऐसे समझ लीजिए। और यूं भी हम कहें तो शौकत ने जब विरोध किया तो शौकत को कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें से एक तो हैं इसको समर्थन देने वाली कौन है? इसको समर्थन देने वालों में से कौन है? इसको समर्थन देने वालों में से एक नाम आप घसीटी बेगम का याद रख सकते हैं, घसीटी बेगम। अब घसीटी बेगम कौन है? ये घसीटी बेगम जो है ये सिराजुद्दौला की दूसरी मौसी है, जिनके पति जो थे वो ढाका के नवाब थे। तो घसीटी बेगम जो है वो भी शौकत जंग का साथ दे रही है। साथ ही साथ कुछ हिंदू प्रभावशाली शासक थे, जिसमें से राजवल्लभ का नाम आता है, राजवल्लभ का नाम आता है, ये हिंदू शासक है। इन लोगों का समर्थन पाकर के शौकत ने सिराजुद्दौला का विरोध करना जो है वो शुरू कर दिया था। लेकिन और फिर ये जो अस्थिरता है, इस अस्थिरता को देखते हुए तो एक तो शौकत जंग है विरोध करने वालों में, और दूसरा जो है अंग्रेज जो है इसके विरोधी हो जाते हैं। अंग्रेज भी इसी का साथ दे रहे हैं शौकत जंग का। तो इसके तीसरे सहयोगी में आप अंग्रेज मान सकते हैं थोड़ा बहुत। तो अंततः अगर आप देखोगे तो इसने जो सिराजुद्दौला है इसके सामने इस तरीके से चीजें हो चुकी हैं। सिराज ही लिख दे रहा हूं, सिराजुद्दौला का मतलब सिराज, सिराज का मतलब सिराजुद्दौला है। तो एक तो घसीटी, दूसरा जो आपने देखा कि राजवल्लभ, और तीसरा जो है ब्रिटिशर्स। या ब्रिटिशर्स को आप थोड़ा सा अलग रखिए, आप इनको इस तरीके से ना लिख करके ऐसे दो नाम लिखें। और इन दोनों का समर्थन किसको मिला हुआ है? इन दोनों का समर्थन जो है वही आपने देखा यहां पर, ये शौकत जंग को मिला हुआ है। तो शौकत जंग वर्सेस सिराज जो हो रहा है उसमें इनका समर्थन है। और एक तो सिराज वर्सेस शौकत जंग तो है ही, और एक जो है सिराज वर्सेस ब्रिटिशर्स भी है, ब्रिटिश भी है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में जब ये घसीटी, राजवल्लभ, शौकत, इन सब लोगों का जब सिराजुद्दौला से विरोध हुआ तो सिराज ने इन सब को पराजित किया। सबको क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इस प्रकार से प्रबल नवाब के दावेदार के रूप में सिराजुद्दौला जो है यहां पर सामने आता है। लड़ करके इसने चीजों को हासिल किया, संघर्ष हुए। इस संघर्ष में विजेता जो है कौन बना है? ये सिराजुद्दौला बना है। लेकिन यहां पर सिराज और ब्रिटिशर्स जो हैं, सिराज और अंग्रेज, इनका संघर्ष होगा और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि किस तरीके से जो प्लासी का युद्ध है वो होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सिराज और अंग्रेजों के संघर्ष के कई कारण थे। इनमें सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें, इनके जो कारण थे, इन कारणों में सबसे पहले कारण की बात करें तो नाना, कौन? अलीवर्दी, है ना। थोड़ी देर पहले आपने देखा यहां पर, ये देखिए सिराजुद्दौला कौन है? अलीवर्दी खान का नाती है, तो नाना है अलीवर्दी। तो नाना अलीवर्दी जो है वो अंग्रेजों से सिराज के युद्ध का एक कारण बनते हैं। क्यों कारण बनते हैं? अलीवर्दी की कुछ नसीहतें हैं, और इन नसीहतों के मुताबिक
सिराज, अगर तुम्हें शासन संभालना है, देश संभालना है, एक्सपेंशन करना है, नवाब बने रहना है बंगाल का, तो तुम्हें अंग्रेजों से, यूरोपियों से खतरा है। तुम्हें इनसे संधियां नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इन्हें खुले व्यापार की छूट नहीं देनी चाहिए, तुम्हें इन्हें फोर्टिफिकेशन नहीं करने देना चाहिए। यानी अलीवर्दी खान ने पहले ही अंग्रेजों के जो मनसे हैं उनको भांप लिया था, मंसूबे जो है उनको भांप लिया था, और अपनी मृत्यु के समय जब उसकी तबीयत खराब हुई तो उसने सिराजुद्दौला को उनसे आगाह किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों से पहले से ही आगाह में था या उनके लिए तैयार था कि ये संघर्ष करना पड़ेगा हमको। तो एक तो संघर्ष का कारण ये बना। दूसरा कारण अंग्रेजों से था कि जो सिराज विरोधी जो लोग थे, जिनमें खास तौर से आप शौकत जंग का नाम लेते हैं, जिनमें खास तौर से आप कृष्ण वल्लभ का नाम लेंगे। कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों ने शरण दी थी। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने राजवल्लभ बताया था, अब ये कृष्ण वल्लभ कहां से आ गया? तो जो कृष्ण वल्लभ है ये राजवल्लभ का बेटा है, और आपको मालूम है कि राजवल्लभ जो है ये सिराज का विरोधी है, और सिराज विरोधियों को अंग्रेजों ने शरण दी है कलकत्ता में। तो इसका मतलब है कि अंग्रेज इनके दुश्मन हो गए। एक और कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, अंग्रेजों ने फर्रुखशियर के फरमान का दुरुपयोग किया। कैसे दुरुपयोग किया? कि जो दस्तक मिला हुआ था, दस्तक का मतलब फ्री पास, एक तरीके से फ्री पास, ये फ्री पास अंग्रेजों को यह दस्तक प्राप्त था, लेकिन अंग्रेजों ने इस दस्तक को निजी जो कर्मचारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको दिया, और साथ ही साथ इस दस्तक को बेच दिया जो स्थानीय व्यापारी थे। यानी इस दस्तक का उपयोग करके अब स्थानीय व्यापारी भी मुफ्त जो व्यापार है या मुफ्त व्यापार जो है उस मुफ्त व्यापार का लाभ उठा रहे थे, और इस मुफ्त व्यापार का लाभ उठाने की वजह से बंगाल का जो राजस्व था उस पर भी और ज्यादा गहरी चोट पड़ गई। एक तो ब्रिटिशर्स ने फ्री ट्रेड करना शुरू ही कर दिया था, और ब्रिटिशर्स ने जब लोकल ट्रेडर्स को ही बेचना शुरू किया तो लोकल ट्रेडर्स भी फ्री हो गए, और वहां से भी जो राजस्व जाता था वो कम हो गया। और चौथा महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना जो फैक्ट्री वगैरह थी उनका फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी, उसकी जो किलाबंदी है वो प्रारंभ कर दी, किलाबंदी शुरू की। और इतना ही नहीं, जब नवाब ने ऐसा करने के लिए रोका, वहां फ्रांसीसियों ने भी किलाबंदी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब नवाब ने फोर्टिफिकेशन करने से रोका तो फ्रांसीसी मान गए लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं माने, और इस वजह से भी ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए इस सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के ऊपर हमला कर दिया। पहले तो कासिम बाजार में जो इनकी फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर हमला किया, और वहां से ये अंग्रेज बुरी तरीके से भागे। फिर कलकत्ता में भी जून में हमला हुआ, और वहां कलकत्ता से भाग करके ब्रिटिशर्स वहां से फुल्टा द्वीप में जाकर के छुप गए, और जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, जो फोर्ट बना हुआ था, उस पर भी नवाब ने कब्जा कर लिया। और आपको मालूम है कि इसी दौरान वहां काल कोठरी की घटना घटित हुई, और इसी काल कोठरी की घटना में बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स मारे गए, उसी का लांछन लगाते हुए अंग्रेजों ने अपनी सेना को रिवाइव किया, रीस्टैब्लिश किया, रिफॉर्म किया, और फिर से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर हमला कर दिया। और यह बैटल प्लासी में हुआ, जिसे 1757 का प्लासी का युद्ध कहते हैं। 1757 के इस प्लासी के युद्ध में
नवाब सिराजुद्दौला आपको मालूम है कि पराजित होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 1764 में। इसी के बाद बंगाल में ही आपको मालूम है कि एक और युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। और मीर जाफर जो है इसके बाद नवाब बना। मीर जाफर को हटा करके आपको मालूम है, मतलब प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बना था नवाब। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम नवाब बनाए गए। मीर कासिम नवाब बनाए गए। मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर जो है नवाब बनाया गया। और इसी कारण बाद में जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ, जब मीर जाफर ने भी अंग्रेजों की बात फिर फाइनली नहीं मानी। और बक्सर के युद्ध के बाद आपको मालूम है कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से बंगाल पे हावी हो गए और बंगाल जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो कैसे आपने देखा कि शुरुआत में हैदराबाद स्वायत्त शासन बनता है और बाद में वेलेजली की सहायक संधि के कारण वो अंग्रेजों के पास चला जाता है। और उसी तरीके से बंगाल भी एक स्वायत्त प्रांत मुगलों के अधीन बनता है, लेकिन अंततः वो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास चला जाता है। लेकिन इससे यह साबित हो जाता है कि मुगल सत्ता पूरी तरीके से कमजोर थी। वो न सिर्फ स्वायत्त राज्यों को उदय होने से रोक पाई, बल्कि यूरोपियों के आगमन और उनके प्रभाव को बढ़ने से भी रोकने में वो पूरी तरीके से नाकाम रही। तो आज के इस संदर्भ में जो मैं आपको यहां पर हैदराबाद और इनके बारे में बताना चाहता था, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। और अगर आपको स्पष्ट हो गया है या फिर इसके अलावा आपको कोई तकलीफ है या कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा बिंदु जो आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उसे देखूंगा, मैं उसे समझूंगा और आवश्यक यदि होगा तो उसे अगले सेशन में आपके सामने उसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप अपनी परेशानी वहां जरूर लिखिए। और आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। क्या आपके मन में कोई संशय रह गया है, कोई ऐसा बिंदु जिससे आपको ये नहीं समझ में आया हो कि कैसे स्वतंत्र बंगाल अलग हुआ, कैसे स्वतंत्र हैदराबाद अलग हुआ? अभी आगे भी हम समझाएंगे। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को लेकर के परेशान मत होइएगा। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम अलग से, जब अंग्रेजों का सुदृढ़ीकरण हो रहा होगा, अध्याय 5 में जब हम होंगे, तब हम उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम केवल यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नवोदित राज्य जो हैं वो कैसे उदित हो रहे हैं। अभी हमको मराठों के बारे में पढ़ना है, जाटों के बारे में पढ़ना है, पंजाब के बारे में पढ़ना है, मैसूर के बारे में पढ़ना है, इन सब प्रांतों के बारे में भी पढ़ना है। और इन सब को हम जानेंगे अगले सेशन में। आप इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, विरत दुबे 01। और अपने व्यूज जो हैं उन, या अपनी किसी प्रकार की चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में भी मैं इसी नाम से हूं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब में विरत दुबे 01 के नाम से मिलेंगे। आपको लेक्चर की शुरुआत में मुख्य परीक्षा से संबंधित एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आप हमें यहां लिख करके भेज सकते हैं। virad.dube, ये बीच में डॉट लगा है, virad.dube@studiiq.com। इस पर मेल कर सकते हैं आप हमें, ठीक है, या फिर आप हमें लिख करके टेलीग्राम में भी मेल कर सकते हैं। दोनों जगहों पर आप मेल कर सकते हैं अपने आंसर्स। आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस लिंक को या फिर इसे स्कैन करके सीधे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो सेशन है वो अच्छी तरीके से देखा होगा, आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर कल मुलाकात करेंगे आपके इसी सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।